अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज हमारी खुशकिस्मती है कि ज़ियाउद्दीन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ियाउद्दीन साहब पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट सहाफ़ियों में शुमार किए जाते हैं। आज उन्हें 55 ईयर्स हो गए हैं कूचाए सहाफ़त में। इन्होंने इब्तदाई तालीम जो है ढाका से हासिल की, बीएससी फार्मेसी की, उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में एमए किया। उस वक़्त जब ये जर्नलिज्म में आए, 7,000 की नौकरी छोड़ के 75 रुपये पे सहाफ़त इन्होंने ज्वाइन की। उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इन्हें सहाफ़त का कितना शौक़ था। ज़ियाउद्दीन साहब, एक दफ़ा फिर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने सर दिसंबर में एक आर्टिकल लिखा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, टाइम टू रीविज़िट कश्मीर पॉलिसी। उसमें आपने ये लिखा कि हमारी 70 साला कश्मीर पॉलिसी की बड़ी अचीवमेंट ये है कि कश्मीर अभी तक हमारे लिए डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अगरचे यूएन रेजोल्यूशंस के लिए हमायत जो है, बैनुल अक़वामी हमायत, वो कम होती जा रही है, लेकिन इसकी हमने कास्ट बहुत ज़्यादा अदा की है। तो कास्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप करें तो क्या पाकिस्तान में ये रियलाइजेशन है कि इस मसले को हम नए सिरे से देखने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि अवाम में तो है ये अवेकनेस, यानी रियलाइजेशन है अवाम में कि कश्मीर इशू को रिविज़िट किया जाए। ख़ासकर थिंकिंग पॉपुलेशन जो पाकिस्तान का है उसमें, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, ख़ासकर ये मसला रह गया था, रेसिड्यूअल मसला रह गया था सेंट्रल पंजाब का। अगर आप आज से तकरीबन से 20-25 साल पहले पीछे चले जाएं तो ये मसला सिंध का ख़त्म हो चुका था। बलूचिस्तान में भी ये मसला ज़्यादा डिस्कस नहीं होता था, केपी में भी नहीं डिस्कस होता था, साउथ पंजाब में भी डिस्कस नहीं होता था। ये डिस्कस होता था सिर्फ सेंट्रल पंजाब में, और सेंट्रल पंजाब ही को रिप्रेजेंट करती है हमारी फ़ौज भी, जिसकी वजह से ये रुक गया था वहाँ पर सेंट्रल पंजाब में। लेकिन बाय 90s जब नवाज शरीफ साहब और पीएमएल और पीपीपी के इलेक्शन होने लगे, यानी एक दूसरे के ख़िलाफ़, तो दूसरी दफ़ा जब नवाज शरीफ जीत कर आए इलेक्शन 2/3 मेजॉरिटी के साथ, तो उस वक्त उन्होंने बाकायदा डिक्लेयर कर दिया था कि कश्मीर का मसला सॉल्व होना चाहिए। और याद है आपको, उन्होंने वाजपेयी को इनवाइट किया था, बस यात्रा हुई थी, और लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था। अगर लाहौर डिक्लेरेशन आप रिकॉल करें तो उसमें तकरीबन शिमला अकॉर्ड की का एक्सेप्टेंस था और आगे बढ़ने की बात थी, जिसको मुशर्रफ ने एज ए चीफ ऑफ स्टाफ एक्सेप्ट नहीं किया था। ही रिजेक्टेड दैट, बोथ, इवन शिमला को भी पब्लिकली रिजेक्ट कर दिया था उसने। लेकिन इत्तेफाक देखें आप, उसी बेसिस पे उसने नवाज शरीफ को कारगिल किया था। कारगिल के बाद जो डिफरेंसेस होते हैं, नवाज शरीफ को उसने निकाला था। लेकिन जब वो खुद प्रेसिडेंट बना तो फिर उसने वही बातें की, वाजपेयी के साथ मिलकर दोस्ती की। फिर मनमोहन सिंह के साथ उसने 4 स्टेप फार्मूला बनाया। उसको भी रियलाइजेशन हो चुकी थी कि अब कुछ करना चाहिए कश्मीर के साथ। लेकिन अगेन हॉक्स इन द मिलिट्री, उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन था, अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था, लेड बाय उस ज़माने के चीफ ऑफ आईएसआई के जो चीफ थे, बाद में वो चीफ ऑफ स्टाफ हो गए थे, कियानी साहब। उन्होंने मुशर्रफ को साइड लाइन करवा दिया था, यानी थ्रू जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उनका झगड़ा करवा कर। और मेरी जो वो है, आई सस्पेक्ट कि इसमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो आईएसआई का था, लेड बाय कियानी। वो जो लॉर्ड्स का मूवमेंट वगैरह जो भी है, उन्होंने बैक किया था आईएसआई ने। आई डोंट मैंने क्रिटिसाइज द लॉयर्स देमसेल्व्स, उनकी अपनी जो मूवमेंट जो थी वो सिंसियर थी, लेकिन बैकिंग जो हुई थी फॉर ए पर्पस। और जैसी मुशर्रफ की अलादगी हुई, वो मामला ख़त्म हो गया। तो कश्मीर के सिलसिले में इवन सेंट्रल पंजाब भी वो रियलाइज़ करता है। अभी वो जो आपको याद है डॉन लीक का कि यही सिलसिला था, जब वो खबर छपी थी, अगर आपको खबर याद है, तो वो यही थी कि हिंदुस्तान के साथ जो अरेंजमेंट हमारे हो रहे हैं वो गलत हैं। जो हम जो
मुजाहिदीन को भेज रहे हैं वो गलत है, और सारी दुनिया में हम बदनाम हो चुके हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम इसको कुछ करें इस सिलसिले में। लेकिन वो दैट वाज द रीज़न वाई नवाज वाज शंटेड आउट एंड यूजिंग अगेन सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करके उन्होंने अलग कर दिया था, क्योंकि हॉक्स जो है पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट में, सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में, लेड बाय मोस्टली द आर्मी, उनकी जस्टिफिकेशन जो होती है, उनकी तनख्वाहें, उनकी वर्दियाँ, उनकी वेपन्स सिस्टम्स की ख़रीदारी, वो सारा डिपेंड करता है कश्मीर पर। कश्मीर का मसला हल हो जाए तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन्हें। आप कैसर बंगाली साहब से अगर पूछें तो वो यही कहेंगे कि ये अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर हो रहा है ऑन दीज इशूज़, उसकी वजह से हमारी इकॉनमी कंसिस्टेंटली हमारी ख़राब रहेगी और रहेगी, हमेशा से रहेगी। तो मेरा मसला यही था कि वो जो मैंने आर्टिकल लिखा था वो यही था कि भाई हमने जंगें लड़ ली और देख लिया कि भाई हम जंग नहीं जीत सकते। फिर हमने जहाद करके देखा, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हमने बातचीत शुरू की, बातचीत में भी हम पीछे रह गए। और एक जो मुझे याद पड़ता है 1997 में समटाइम दिसंबर, मुझे स्टाफ कॉलेज कोयटा से इनविटेशन आया था। जनरल अमजद वाज द चीफ ऑफ दैट कोयटा स्टाफ कॉलेज, जो बाद में नैब के चेयरमैन रहे। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ही वांटेड ए प्रेजेंटेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी 1997। तो मैं राज़ी हो गया, मैं चला गया। मेरी जो प्रेजेंटेशन थी उसकी जो कंक्लूजन ये था, अगर आज आप अपनी इकोनॉमी सही नहीं करेंगे तो विद इन ए मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स, ए डिकेड, हिंदुस्तान जो है ना, आप पे जंग करने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो थ्रू इकोनॉमी वो खा जाएगा आपको। लेकिन टू माय सरप्राइज, इन्हें जो वहाँ पर जो थे लोग, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स वगैरह, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन वाज रेज्ड। सब सुनते रहे। मुझे तो ऐसा लगा कि उन्हें समझ ही नहीं आई बात। और वही हुआ। 97 के बाद तो इंडिया की जो तरक्की हुई वो तो ऐसी छूट टप कर गई, यानी वो तो 7-8%, 9% के हिसाब से वो ग्रो करने लगे और हम नीचे करने लगे। तो इवन एज ऑफ टुडे टेक्नोलॉजी में वो इतने आगे हमसे जा चुके हैं कि अगर आप सिर्फ वाटर इशू को ले लें, हमारे इसको इंडस वाटर ट्रीटी को ले लें, तो दे कैन मेक रिंग्स अराउंड अस यूजिंग टेक्नोलॉजी, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे साथ वो क्या है। तो इन ए वे वी हैव एक्चुअली लॉस्ट कश्मीर। यानी अभी उन्होंने 370 को अब्रोकेट किया, उसके बाद हमने क्या कर लिया? नाउ इट इज़ बिकम वर्चुअली इट इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। यानी हम कहते रहे डिस्प्यूटेड है, दुनिया मानती नहीं अब तो। अच्छा सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, MB नकवी साहब ने 80s में एक आर्टिकल लिखा था हेरल्ड में, जिसमें उन्होंने ये दलील दी थी उस वक़्त कि 65 की जंग में हमने एक दफ़ा फोर्स यूज़ की कश्मीर हासिल करने के लिए, उसमें हम नाकाम हो गए। उसके बाद हमें तस्लीम कर लेना चाहिए था कि स्टेटस को एक्सेप्ट करने के अलावा इसका कोई हल नहीं है। और मुझे याद है उन्हीं दिनों में मैं आगा शाही साहब से मिला, तो आगा शाही साहब से मैंने जब कहा कि जी MB नकवी साहब ने ये कहा है, तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। कहने लगे कि MB नकवी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन उनकी ये जो बात है ये पंजाबियों को कौन समझाएगा, पंजाबी 60% है पाकिस्तान का। इस पे आप क्या कहेंगे? बात तो सही कहा आगा शाही ने, और आगा शाही तो वन ऑफ दोज पर्सन्स इन द फॉरेन ऑफिस जिन्होंने कश्मीर का मसला बनाया कश्मीर को। नहीं, ही वॉज वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ कश्मीर इशू। अगर वो प्रॉपर एडवाइस करते होते उस ज़माने में अपनी हुकूमतों को, तो शायद क्योंकि आगा शाही वॉज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। मुझे याद है इवन चाइना भी, जब वो चाइना वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ UN काउंसिल, उस वक्त वो आगा शाही को इस्तेमाल करते थे टू अंडरस्टैंड द UN की डिप्लोमेसी को। तो आगा शाही वॉज वेरी, तो ही शुड हैव एक्चुअली, मेरे ख्याल से उन्होंने जो कहा ना कि पंजाबियों को कैसे समझाए, शायद यही हुआ होगा कि आफ्टर हैविंग फेल्ड टू
मेक देम अंडरस्टैंड, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली। भाई क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और भी मसला इस सिलसिले में आता है। आपको याद होगा, एक मीर अब्दुल अजीज़ होते थे पिंडी में, बड़े सीनियर सहाफ़ी थे जिनको मुशाहिद हुसैन कहा करते थे कि वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया ऑन कश्मीर। उनका भी कहना था, मुस्लिम में वो लिखा करते थे कि पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग हैं जिनको मसला कश्मीर की समझ है। हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो सियासतदान हैं, उनको भी कोई ख़ास समझ नहीं है, इसलिए कि कोई पढ़ने की कोशिश नहीं करते। अब हमारे यहाँ यूएन रेजोल्यूशंस की बात होती है, लेकिन कितने लोग होंगे, शायद पूरे मुल्क में 2 लाख लोग भी ऐसे ना हों जिन्होंने यूएन रेजोल्यूशंस पढ़ी हों, या जो लोगों को, किसी फॉरेनर को मसलन वो समझा सकें 5 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में कि मसला कश्मीर है क्या। तो इसकी क्या वजह है? व्हाई डू वी हैव दिस नॉलेज डेफिसिट? बात तो यही है कि अंधेरे में रखा गया, क्योंकि अगर अवाम को समझ आ जाती कि कश्मीर का मसला क्या है तो शायद कश्मीर को मसला बनाने वाले जो हैं वो मसला बना नहीं सकते। तो ये अब आप अपनी किताबें देख लें, कोर्स की किताबें देख लें, उसमें जिस अंदाज से कश्मीर को उन्होंने हैंडल किया है वो टोटली एंटी हिस्ट्री है। तो वजह यही है, पंजाब का मसला यही था, फिर वो रिड्यूस होते हुए सेंट्रल पंजाब का बना, बट बाय मिड 90s इवन सेंट्रल पंजाब हैड गिवन इट अप, दे वांटेड सम काइंड ऑफ ए सॉल्यूशन। एक सर, मैं बड़ी दिलचस्प आर्टिकल मुझे पढ़ने को मिला नवाए वक्त में, और उसके लिखने वाले थे लेफ्टिनेंट कर्नल सिकंदर खान बलोच। वो मुल्तान में रहते हैं, और उन्होंने एक ऐसा आर्टिकल लिखा जो मुझे यकीन नहीं आया कि नवाए वक्त जैसे मुहिब वतन अखबार ने छाप दिया, और ये छपा 24 जुलाई 2013 को, जिसमें उन्होंने लिखा कि कश्मीर के इंडिया से इल्हाक की सबसे बड़ी वजह पठानों का कश्मीर पर हमला था, और इन लोगों ने बिला इम्तियाज़ मज़हब व मिल्लत वहाँ लूट मार और कत्लो गारत का बाज़ार गर्म कर दिया था। और उन्होंने अपने मजमून का आगाज़ कुछ ऐसे किया कि मसला कश्मीर पर लिखी गई तमाम कुतुब में भारतीय और पाकिस्तानी मुसन्निफ़ीन ने अपने आप को बेकसूर और मुखालिफ फ़रीक को मुजरम करार दिया है, लेकिन गैर जानिबदार मुहक्किकीन ने जो तफासील दी हैं उनसे ज़ाहिर होता है कि ज़्यादातर गलतियाँ पाकिस्तान की तरफ से हुई, बल्कि पूरा केस ही मिस हैंडल किया गया। उनके मुताबिक पहली गलती यह हुई कि हमने शुरू ही से ये तसव्वुर कर लिया कि कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होगा, इसलिए हमने किसी किस्म की लॉबिंग न की। कायद की तरफ से शेख अब्दुल्ला को मुनासिब सपोर्ट ना मिली। हमारी एक गलती अशियाए खुर्दो नोश की फ्राहमी रोकना था, खुसूसन उस वक़्त जबकि उनकी कीमत भी अदा की जा चुकी हो। उस वक़्त हमें कश्मीरियों का दिल जीतना मकसूद था, हमने उन्हें भूख से मारने की कोशिश की। अब ये चीज़ नवाए वक्त में छप चुकी है, इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, नहीं, कभी कभी ज़ाहिर है कि बैलेंस करने के लिए मैंने आर्टिकल ये पढ़ा नहीं है, लेकिन आप जो बता रहे हैं, अगर ये छप गया है तो हो सकता है कि उस ज़माने में नवाए वक्त की एडिटोरियल बोर्ड को ये आर्टिकल समझ आ गया हो कि भाई ये बात तो सही। तो ये मतलब है कि वैसे तो नवाए वक्त तो हमेशा वैनगार्ड में रहा है कश्मीर के सिलसिले में, लेकिन नवाए वक्त ने भी अपनी रीडरशिप को प्रॉपर्ली समझा नहीं पाए वो कश्मीर का मसला। वो भी यानी इस इशू को मिथिकल अंदाज में डील करते रहे। इसके अलावा सर, सरदार शौकत हयात जो पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान के यंग लीडर्स में से थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 1 नवंबर 1947 को जब माउंट बैटन आए लाहौर, तो बाकी चीज़ें जब उन्होंने डिस्कस कर ली तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए सरदार पटेल की एक पेशकश लाया हूँ, और वो ये है कि आप कश्मीर ले लें और हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाएं। तो सरदार साहब ये लिखते हैं कि बाद में मैं गया लियाकत अली ख़ान के पास, और मैं इंचार्ज था कश्मीर की जो कैंपेन थी, तो मैंने उनसे कहा कि हमारी कैंपेन अच्छी नहीं जा रही और ये बहुत रीज़नेबल ऑफ़र है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें। तो लियाकत अली ख़ान ने कहा कि शौकत, तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत जो पंजाब से भी बड़ी है वो ले लूँ और कश्मीर की चंद पहाड़ियाँ वो छोड़ दूँ और कश्मीर की चंद पहाड़ियाँ ले लूँ। इसके अलावा इसी तरह की बात फ़िरोज़ ख़ान नून ने अपनी किताब में लिखी है कि कायदे आज़म ने मुझसे पूछा
कि क्या ये मुनासिब होगा कि हम हैदराबाद दक्कन इंडिया के पास जाने दें और कश्मीर ले लें। तो उनका भी ये ख्याल है कि मेरे ख्याल में सरदार पटेल ने कायद आज़म को ये ऑफ़र की थी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ नहीं, वो गलतियाँ हमारी लीडरशिप से हुई है अर्ली पीरियड में, कायद आज़म से भी हुई कश्मीर के सिलसिले में। कायद आज़म को शेख अब्दुल्ला के साथ कायद आज़म की जो रिलेशनशिप थी वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी। मुझे लगता है कि वो कुछ अरेंजमेंट कर लेना चाहिए था कायद आज़म को शेख अब्दुल्ला के साथ। और ये ऑफ़र बहुत ही अच्छा ऑफ़र था, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। लियाकत भी असल में अगर आप प्री पार्टीशन के वक्त जाएं वापस, तो उस वक्त के सेंटिमेंट्स जो थे वो एंटायरली डिफरेंट थे फ्रॉम व्हाट वी सी इन द 60s एंड 70s। 50s की जो सेंटिमेंट जो थे, 40s से लेके 50s के सेंटिमेंट्स कुछ ऐसे थे कि वी वेर ऑन द गो, वी वेर थिंकिंग कि भी हम दुनिया को फतेह कर सकते हैं। कायद आज़म की जो सक्सेसेस जो थे इन गेटिंग द ब्रिटिशर्स टू अग्री टू पार्टीशन, और फिर गांधी से भी अग्रीमेंट करवा लेना, वो दैट वाज ए सक्सेस। तो हमने ये सोचा कि भाई शायद कश्मीर भी हम ये जो बार्गेनिंग जो प्रिंसली स्टेट के सिलसिले में जो अग्रीमेंट हुई थी कि जो भी जिस तरह जाना चाहे चले जाए, तो उसमें हमने लॉजिस्टिक्स नहीं देखी। अब हैदराबाद कहाँ पर है, कश्मीर कहाँ पर, वेस्ट पाकिस्तान कहाँ पर, ईस्ट पाकिस्तान कहाँ पर है। तो ये द वेरी फैक्ट कि हमने ये 2 विंग्स भी एक्सेप्ट किए, वो भी मैंने इट वाज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। बाद में जब हमारी सेपरेशन हुई तो हालांकि जाहिर है कि इट वाज समथिंग लाइक कटिंग आउट ए कंट्री, कटिंग कंट्री इनटू हाफ, लेकिन दैट हैड टू हैपन, दैट वाज वेटिंग टू हैपन कि 1000 मील की जो है ना एनिमी टेरिटरी के दरमियान में हो, तो कैसे हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक साथ कर सकते थे। उसी तरह से हैदराबाद के सिलसिले में अगर किसी के जहन में ये था कि हैदराबाद हम ले लें और कश्मीर को छोड़ दें, तो वो भी बड़ी इलॉजिकल किस्म की अप्रोच थी। और ये उस ज़माने की जो सेंटिमेंट जो थे ना, वो दैट हैड एक्चुअली प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द लीडरशिप। अदरवाइज 60s में तो पता चल गया था कि भाई ये गलत काम हमने किया। अच्छा सर, इस सिलसिले में कुछ लोग जो हैं वो अभी तक 2 कौमी नज़रिए का हवाला देते हैं। सैयद अली गिलानी ने एक दफ़ा कहा कि जी 2 कौमी नज़रिया जो है वो हमारे कश्मीर पे जो मौक़िफ़ है उसकी बुनियाद है, और उनके ख़्याल में एक मुसलमान जो है ना वो गैर मुस्लिम और सेकुलर माशरे में नहीं रह सकता जिस तरह मछली पानी के बग़ैर नहीं रह सकती। तो क्या फिर इंडिया के जो 20 करोड़ मुसलमान हैं, अगर कश्मीरी इस बुनियाद पे अलहदगी चाहते हैं, तो इंडिया में अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट हिंदू उनको कह दे कि भाई ये 20 करोड़ जो मुसलमान हैं ये किस मंतक के तहत यहाँ रह रहे हैं। और 2 कौमी नज़रिए के बारे में भी अगर आप देखें चौधरी खलीक़ुज़्ज़मान की किताब, वो भी पाकिस्तान के बानियों में से थे, तो वो कहते हैं कि 11 अगस्त की जो तकरीर थी उसमें कायद आज़म ने 2 कौमी नज़रिए को खैरबाद कह दिया था, और ख़ुद उससे पहले भी कायद आज़म ने पंजाब को जब इकट्ठा रखने की बात की, बंगाल को उन्होंने कहा कि इसको इकट्ठा रखें, तो उनका आर्गूमेंट ये था जो माउंटबेटन को उन्होंने दिया कि पंजाब को मत डिवाइड करें, एक पंजाबी जो है वो हिंदू और मुसलमान होने से पहले पंजाबी होता है, इसी तरह एक बंगाली पहले होता है, हिंदू और मुसलमान बाद में होता है। उस पर फिर माउंटबेटन ने कहा था आपने तो मुझे बड़ा अच्छा आर्गूमेंट दे दिया इंडिया को इकट्ठा कर रखने के लिए, एक मुसलमान जो है, एक इंडियन जो है वो मुसलमान या हिंदू होने से पहले इंडियन भी होता है। तो इसके बावजूद अब अगर कश्मीर में कुछ लोग बात करते हैं 2 कौमी नज़रिए की, तो 2 कौमी नज़रिए का इंडिया के रहने वाले जो मुसलमान हैं उन पे क्या असर पड़ेगा? हाँ नहीं, बात तो आपकी सही है। गिलानी साहब का जो नज़रिया है वो उनकी जगह पर सही है। वो जिस इलाके में बैठे हुए हैं कश्मीर में, मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट, वहाँ पर अगर वो ये कहें कि भाई ये 2 कौमी नज़रिया है और जिना के 2 कौमी नज़रिए को वो कहें, वो उसको प्रमोट करें वहाँ पर बैठकर, तो व्हाट ही कुड बी जस्टिफाइड फॉर दैट। जस्टिफिकेशन
कुछ लगती है। लेकिन आपका जो दूसरा आर्गूमेंट है कि भाई इसका इम्पैक्ट जो मुसलमानों पे वो कैसे होगा, वहाँ 200 मिलियन मुस्लिम्स हैं वहाँ पर, मैंने ऑलमोस्ट पाकिस्तान की जो आबादी है उसके बराबर है, तो उनका क्या होगा। तो मोदी साहब ने आकर साबित कर दिया है कि भाई वाकई ये 2 नेशन थ्योरी कायद आज़म की सही थी। यानी जिस अंदाज से इस वक्त हिंदुस्तान में जो मूवमेंट जो चल रही है वो ऐसा लगता ही यही है कि यानी वहाँ का इंटेलेक्चुअल भी खामोश हो गया, वहाँ की मीडिया भी जो है ना जिस अंदाज से काम कर रहा है, उससे तो लगता ये है कि कायद आज़म ने जो सोचा था सही सोचा था। लेकिन सर जो पाकिस्तान में दो कौमी नज़रिए के अब भी हामी हैं, उनको तो फिर खुश होना चाहिए ना कि मोदी साहब ने दो कौमी नज़रिए को सच साबित कर दिया। वो नाराज़ क्यों है मोदी साहब से? हाँ, ये बात तो आपकी सही है, वो नाराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन नाराज़गी तो उसी वजह से है ना, नाराज़गी तो ओरिजिनल नाराज़गी तो है वो 2 नेशन थ्योरी वाली कि भाई हम 2 अलग अलग नेशन हैं। हालांकि जब पाकिस्तान बन चुका तो पाकिस्तान कायद आज़म ने कहा कि नाउ वी आर 1 नेशन, देयर नो 2 नेशंस। ये हम कायद आज़म की इस इंस्ट्रक्शन को हमने फॉलो नहीं किया और उसी 2 नेशन थ्योरी में लगे रहे। तो ये तो बात सही है आपकी कि नाराज़ क्यों हैं, मोदी से नाराज़ क्यों हैं। मोदी से नाराज़गी की वजह यही है कि हम उससे नाराज़ हमेशा से रहे। मेजॉरिटेरियन जो अप्रोच रही है कांग्रेस की भी रही है, यानी इवन अगर मोदी वाज़न्ट देयर, कांग्रेस ने जिस अंदाज से हुकूमत की नेहरू को छोड़कर, नेहरू के बाद कांग्रेस की जो अप्रोच रही है टुवर्ड्स पाकिस्तान वो बड़ी अम्बिगुअस रही है। इट वॉज ओनली वाजपेयी जिसने आकर लाहौर में कहा था कि यस वी रिकग्नाइज पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान पे खड़े होकर उसने कहा। उस वक्त तक इवन कांग्रेस जो है ना was not ready to accept पाकिस्तान। ये है मसला तो है। अच्छा सर, उसमें जो है एक तो नेहरू की एक स्पीच है 48 की जो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दी और उसमें इसी इशू को उन्होंने एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि अगर हम पाकिस्तान को अब भी अपने अंदर जम करना चाहते हैं तो हम इसकी क़याम से एग्री ही क्यों होते। कुछ लोग यही दलील देते हैं कि पार्टीशन जो है ना असल में कायदे आज़म नहीं चाहते थे, ये तो पटेल और नेहरू की ख्वाहिश थी। तो हम दोनों तरफ से फिर कैसे ब्लेम कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे लोग जसवंत सिंह का को अप्रूविंगली कोट करते हैं कि जी असल तो तकसीम के जो थे ना जिम्मेदार वो पटेल और नेहरू थे। तो ये हम हाउ कैन वी हैव इट बोथ वेज। हिस्ट्री है ना, आयशा जलाल ने अपनी किताब में यही साबित किया है कि कायद आज़म डिड नॉट वांट इट। वो कोट करती हैं और हिस्ट्री है, वो ABC जो फार्मूला जो था कैबिनेट मिशन प्लान उसको जब नेहरू ने रिजेक्ट किया तो कायद आज़म ने तो एक्सेप्ट कर लिया था उसको। नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉम्बे में कहा 10 नवंबर, पता नहीं ईयर याद नहीं है मुझे, वो 46 जुलाई, हाँ जी, तो उसमें उसने कहा था कि लेट द ब्रिटिशर्स गो देन वी विल डिसाइड। तो उस पर कायद आज़म ने अपने वापस ले लिया था ब्रिटिश। तो वो दिस वाज एक्चुअली कांग्रेस पुश्ड जिन्ना into accepting the partition। अच्छा सर, उसमें जो है ना एक जो स्टोरी मैंने सुनी सरदार शौकत हयात से, वो कहते हैं कि नेहरू ने एक दफ़ा मुझे बुलाया एंड नेहरू वाज अ फैमिली फ्रेंड उनके वालिद की वजह से। तो उस पर मुझे नेहरू ने कहा कि शौकत, डोंट यू थिंक पार्टीशन इज़ टू बिग अ डिसीजन टू बी टेकन इन हेस्ट। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम कुछ अरसा इकट्ठे रह के देखें, अगर हमारा गुजारा नहीं होता तो हम दोस्तों की तरह अलहदा हो जाएं। तो मैंने कहा कि इट मेक्स एमिनेंट सेंस। तो बहरहाल मैं कायद आज़म के पास गया और उनसे पूछा कि जी आप पाकिस्तान हमारे लिए बना रहे हैं या अपने लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, आप नौजवानों के लिए बना रहा हूँ। तो उसने वही दलील दोहराई कि जी डोंट यू थिंक इट विल बी बेटर इफ़ वी लिव टुगेदर फॉर अ वाइल एंड देन डिसाइड। तो उस पर कायद आज़म मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि मुझे पता है किसका जहन बोल रहा है तुम्हारे पीछे, तो तुम कल जो है ये मसला रेज़ करना, मुस्लिम लीग की इजलास है कल, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो शौकत हयात कहते हैं जी मैंने जो ही बात शुरू की तो मौलाना हसरत मोहानी खड़े हो गए कि ये लौंडा क्या बकवास कर रहा है। तो उस पर कहता है कि कायद आज़म ने कहा शट अप मौलाना, और वो बैठ गए और मुस्लिम लीग ने वो रेजोल्यूशन एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं बड़ा खुशी पंडित जी के पास गया और मैंने कहा कि पंडित जी मुबारक हो, मुस्लिम लीग मान गई। तो नेहरू ने कहा शौकत, इट इज़ टू लेट नाउ,
तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या हुआ। कहते हैं कि पटेल नहीं मानता। उसने कहा जी पटेल का क्या आर्गूमेंट है। उन्होंने कहा जी पटेल ये कहता है कि जिस्म के एक हिस्से को अगर गैंग्रीन हो जाए ना, तो इसके बजाय कि पूरा जिस्म मुतासर हो, उस हिस्से को काट देना चाहिए। तो अब ये जो आर्गूमेंट है, तो इसका तो मतलब है कि कांग्रेस जो थी उस वक्त तैयार हो गई थी, सिवाय मौलाना आज़ाद के पटेल प्रिवेल्ड ऑन एवरीबडी। हाँ नहीं, वो जो वाकया है उसका, जब मुस्लिम लीग वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री लियाकत के हाथ में थी, उन्होंने तंग कर दिया था बाटा बिरला वगैरह की जो यानी सोशलिस्ट किस्म की उन्होंने अप्रोच इन्हें अडॉप्ट की थी इन फाइनेंशियल मैटर्स। वो कांग्रेस को पसंद नहीं आई थी, खासकर पटेल वगैरह को। तो दे थॉट कि अगर हम कंटिन्यू करें इनके साथ तो वो मसला यही हो जाएगा। तो वो उसके बाद मेरे ख्याल से जहन बनाता उनका कि भाई इनको जाने। उसमें सर एक ये भी है ना कि कायदे आज़म ने कई दफ़ा ये कहा कि अगर पाकिस्तान ना बना तो हिंदुस्तान में इस्लाम और मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे। फिर कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट करना वो भी थोड़ा सा अजीब लगता है। एक दफ़ा जब कैबिनेट मिशन प्लान अनाउंस हुआ, उन्होंने उसको कंडेम किया कि इसने पाकिस्तान के मुतालबे को निगेट कर दिया है। फिर जब एक्सेप्ट भी किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारा जो गोल है, अल्टीमेट गोल, वो पाकिस्तान ही है। तो वो भी अजीब एक्सेप्टेंस थी कि एक तरफ आप इकट्ठे रहने को एग्री कर रहे हैं, साथ ये भी कह रहे हैं कि नहीं वो हमारी कोशिश भी जारी रहेगी। तो ये भी थोड़ा सा एक डाउट रेज करता है। कायद-ए-आज़म की बातों को आज इंटरप्रेट करना कि किस वक्त उन्होंने क्या कहा था, लेकिन मोटी मोटी हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है ना वो सामने है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था बीबीसी को और रिजेक्ट किया था नेहरू ने। नहीं, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है ना। ये तकरीरों में जो कहना है कि भाई ये मतलब है कि इसके बाद हम पाकिस्तान बनाएंगे, तो ये मतलब है कि दिस नॉट इम्पोर्टेंट। ज़ियाउद्दीन साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। बाकी गुफ्तगू हम दूसरे हिस्से में आपके साथ शेयर करेंगे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new update.